हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उष्णार्ध मानसूनी वन, यानी ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स। दक्षिण पूर्वी एशिया में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भागों में उष्णार्ध मानसूनी वन मिलते हैं, जिनमें पेड़ पर्याप्त लंबे होते हैं। इनमें से अधिकांश शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि भाई जब गर्मी पड़ती है, शुष्क ऋतु आती है, तो ये अधिकतर जो वृक्ष हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनकी नमी बरकरार रहे। ठीक है भाई, तो अपनी नमी को बचाने के लिए ही वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जैसे ही उन्हें पर्याप्त नमी मिलने लगती है पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए इन्हें मानसूनी पतझड़ी वनस्पति भी कहा जाता है। क्योंकि अपने पत्ते गिरा देते हैं इसलिए इन्हें पतझड़ी वनस्पति कहते हैं। साल, सागौन, शीशम तथा बांस इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इस प्रकार के वनों में लंबी घासें मिलना अत्यंत सामान्य विशेषता है। उष्णार्ध मानसूनी वनों का विकास म्यांमार, जो भारत के जस्ट ईस्ट में है, थाईलैंड, हिंद चीन, पूर्वी जावा आदि द्वीपों में मिलता है। दक्षिणी म्यांमार के मैदानी भाग तथा पीगू-योमा के दक्षिण में घास के मैदान और शान पठार के उच्च भाग पर भी घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा मैनग्रोव वन या दलदली वन। क्योंकि भाई सागर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पे दलदल होती है, तो वहाँ पे ऐसे वृक्ष उगते हैं जिन्हें मैनग्रोव वनस्पति कहते हैं, मैनग्रोव वन कहते हैं। इन्हें सुंदरी वन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है सुंदरी नामक वन वृक्ष जो है उसकी अधिकता होती है, इसलिए इन्हें सुंदरी वन भी कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में 2 प्रकार के दलदली वन पाए जाते हैं जिन्हें मैनग्रोव वन कहा जाता है। तो दलदली वनों को क्या कहा जाता है? दलदली वनों को मैनग्रोव वन कहा जाता है। इसमें फर्स्ट है ताजे पानी के मैनग्रोव वन इन फ्रेश वाटर स्वैम्प या फॉरेस्ट, यानी कि मैनग्रोव ताजे पानी के मैनग्रोव वन या ताजे पानी के दलदली वन कह सकते हैं। तो इस प्रकार के मैनग्रोव वन अंतर्देशीय भागों में पाए जाते हैं, यानी कि जो देश हैं उनके कटे फटे तट होते हैं, आंतरिक भागों में जल भरा रहता है, तो तटीय भागों में जो वृक्ष जमते हैं अंतर्देशीय वन कहते हैं। इनमें मुख्यतः मादक ताड़ निपाह पाम के वृक्ष उगते हैं। जो अंतर्देशीय भाग होते हैं इनमें कौन से वृक्ष उगते हैं? निपाह पाम यानी मादक ताड़ के वृक्ष। सेकंड पॉइंट है इसमें सागरीय जल के मैनग्रोव वन, यानी सी वाटर मैनग्रोव फॉरेस्ट या सी वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट। ये वन छिछले सागर, तटवर्ती किनारों और एस्चुरियों में पाए जाते हैं। देखिए भाई, एस्चुरी शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा डेल्टा एक शब्द होता है, ये डेल्टा के ठीक विपरीत होता है। और कहाँ बनते हैं? ये नदी के मुहाने पर बनते हैं। और मुहाना कहाँ क्या होता है? नदी का ऐसा क्षेत्र या ऐसा भाग जहाँ पे नदी किसी सागर में या जल में मिलने से पहले अपने त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि नदी जब सागर में मिलती है तो वह क्षेत्र जो है मुहाना कहलाती है। मैनग्रोव इन वनों का कठोर वृक्ष है तथा इसे काटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। यानी कि जो मैनग्रोव वन है वो बहुत ही कठोर है, उसकी लकड़ी बहुत ही कठोर है। और दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है दलदली होता है, इसमें वैसे आवागमन की
बहुत ही असुविधा रहती है। तो इस प्रकार जो है इन वनों का दोहन करना बहुत ही कठिन कार्य है, इन्हें काटना बहुत ही कठिन कार्य है। आगे बढ़ते हैं। खंभों में लट्ठों के रूप में, यानी कि जो कई कई जो तटवर्ती इलाका होता है, जहाँ पे ये वनों का जो इलाका होता है, वहाँ पे खंभों की जगह जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उन्हीं को काट कर खंभों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या लट्ठों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद मचान यानी कि लोग हर्ट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। नावें बनाने में इन वृक्षों की लकड़ियों का अच्छा उपयोग होता है। इसके अलावा मैनग्रोव वृक्षों से चारकोल भी बना जाता है। देखिए भाई इंपॉर्टेंट है ये कि मैनग्रोव वन से क्या बना जाता है, चारकोल भी बना जाता है। और इसकी जो छाल होती है, जो मैनग्रोव वृक्ष होते हैं उनकी छाल से कच्छ भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई। दक्षिण पूर्व एशिया में वन आधारित उत्पाद, यानी कि जो वनस्पति पाई जाती है या वन पाए जाते हैं उन पर कौन कौन से उद्योग आधारित है, या उनसे वनों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उनसे क्या क्या उत्पाद बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में विविध वृक्षों की उपयोगी इमारती लकड़ियाँ तथा गिरी, रबर, ऑयल पाम, नारियल, अनानास, चाय, केला, गरम मसाले आदि महत्वपूर्ण उत्पाद वनों से प्राप्त होते हैं। तो तभी तो वे जो वनस्पति होती है इसको हमारे लिए वरदान कहा गया है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को मानव के लिए वरदान कहा गया है, क्योंकि इससे कीमती जड़ी बूटियाँ या इमारती लकड़ियाँ, फर्नीचर, फल, बहुत कुछ इनसे हमें प्राप्त होता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में विविध वृक्षों के उपयोगी इमारती लकड़ियाँ तथा गिरी, रबर, ऑयल पाम, नारियल, अनानास, चाय, केला, गरम मसाले आदि महत्वपूर्ण उत्पाद वनों से प्राप्त होते हैं। म्यांमार विश्व की लगभग 75% सागौन का उत्पादन करता है। देखिए जो म्यांमार देश है भारत के जस्ट ईस्ट में, वह केवल अकेला ही 75% सागौन उत्पन्न करता है। और सागौन को म्यांमार में क्यून कहते हैं। तो सागौन को म्यांमार में कहा जाता है क्यून कहा जाता है। और बांस का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किसका सागौन का होगा, कहाँ पे, म्यांमार में। तो कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार सागौन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे म्यांमार में क्यून कहते हैं बांस का, हाँ म्यांमार बांस उत्पादन में यहाँ पे दूसरा स्थान है बांस का, प्रथम स्थान पे सागौन है। मलेशिया के 3/4 भाग है, 3/4 भाग अर्थात 76% भाग पर वनों का विस्तार है। कितने, 76% पर। यहाँ के दलदली भागों में एपी वृक्ष उगते हैं। देखिए कोई वृक्ष है एपी, वो दलदली भागों में अधिक उपजता है या उगता है। समुद्र तटीय भागों में मैनग्रोव व नारियल के वृक्ष मिलते हैं। मलेशिया में तटवर्ती क्षेत्रों में मैनग्रोव वन, मलेशिया में कहाँ मिलते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में, और मैनग्रोव वन मिलते हैं। जबकि 1800 मीटर की ऊंचाई भूमध्य रेखीय सतह पर वन फैले हुए हैं। तो ये कहाँ फैले हुए हैं, उसके पास ही, और कहाँ पे, 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भूमध्य रेखीय भागों में, जिनमें बांस, ताड़, गटापारचा, कपूर, साल आदि के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ प्राकृतिक रबर हेविया ब्रासिलियनसिस की बागायती कृषि की जाती है। यहाँ नारियल और पाम ऑयल की खेती भी की जाती है, यानी नेपाहा पाम की खेती की जाती है। इंडोनेशिया के 58% भाग पर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन फैले हुए हैं। तो इंडोनेशिया के कहाँ, कितने भाग पर, 58% भाग पर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन फैले हुए हैं। इनमें महोगनी, सिनकोना, गटापाचा, बांस, रबड़, चंदन, ताड़ तथा रोजवुड है। इनमें से
बहुत से वृक्ष 100 मीटर तक ऊंचे होते हैं। देखिए भाई, विश्व में जो इक्वेटोरियल रीजन है, सबसे ऊंचे वृक्ष यहीं पे मिलते हैं, या कह सकते हैं कि वृक्षों की जो ऊंचाई है सर्वाधिक कहाँ मिलती है? इक्वेटोरियल रीजन में। प्रकाश प्राप्त करने की होड़ में ये वृक्ष इतने अधिक ऊंचे उठ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे इन्होंने इसका कारण भी बताया कि जो 100 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, तो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये वृक्ष कुछ ऊंचे होते हैं, उसके बाद नीचे तक धरातल तक नमी या वो प्रकाश नहीं पहुंचता, तो प्रकाश की होड़ में ये इतने ऊंचे उठ जाते हैं, इतने ऊंचे हो जाते हैं। प्रकाश प्राप्त करने की होड़ में ये वृक्ष इतने अधिक ऊंचे उठ जाते हैं। परिवहन के साधनों का विकास न होने के कारण इन वनों का प्रयोग कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड में मानसूनी पतझड़ी वनों का विस्तार है। तो एक देश है थाईलैंड, वहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया के वनों का विस्तार है। इनमें आम, सागौन तथा इलायची के वृक्ष प्रमुख हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में 5 सदाबहार वन, महोगनी, गट्टापर्चा आदि वृक्ष मिलते हैं। फिलीपाइंस में बांसों की लंबाई सर्वाधिक होती है। इनकी जो फिलीपाइंस देश है, जहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है विश्व के द्वारा। लाओस तथा म्यांमार में लकड़ी के उत्पादनों में तुंग ऑयल, तारपीन, रेजिन, लुगदी, आयरनवुड, रंग रोगन आदि का विशेष स्थान है। लाओस तथा म्यांमार में लकड़ी के उत्पादनों में तुंग ऑयल, तारपीन, रेजिन, लुगदी, आयरनवुड, रंग रोगन आदि का विशेष स्थान है। तो भाई जो आपका ये वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है आज कंप्लीट हो गया है। नए लेक्चर में नए उमंग और नए उत्साह के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।